हाय एवरीवन। नए साल की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। और थैंक्स कि मेरे पहले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। तो आज जो सेकंड एपिसोड होने वाला है उसमें मेरा एक दोस्त है हर्षल जानी, जो कि ओपन सोर्स में काफ़ी सेटल्ड जमा जमाया बंदा है। तो उसको एज अ गेस्ट बुलाने जा रहे हैं एंड काफ़ी सारी बातें करेंगे उसके साथ ओपन सोर्स में कैसे आगे बढ़ें उससे रिलेटेड। तो चलो चलते हैं। स्वागत है तुम्हारा मेरे इस पॉडकास्ट पे, जिस जो एपिसोड नंबर 2 है आज का। और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बुलाने के लिए। और सभी व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। चलो ठीक है, तो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दो, लोगों को बता दो कि कहाँ से हो, क्या पढ़ रहे हो, करंटली किस कॉलेज में हो। तो मैं भावनगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे रहता हूँ। और अभी मेरा कॉलेज एनआईटी सूरत है और ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एक माइनर्स डिग्री भी कंप्लीट करी है कंप्यूटर साइंस में, जो कि ब्रांच चेंज का रिप्लेसमेंट है। और अभी आजकल सॉफ्टवेयर के पीछे भाग रहा हूँ। चलो अच्छा है। और आज स्ट्रेट आते हैं तुम्हारे जो जर्नी है कॉलेज लाइफ की उस पे, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशनल है, काफी कुछ तुमने अचीव किया है जो लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है एक्चुअली। तो उसके बारे में आते हैं। तो स्टार्टिंग से जब तुम कॉलेज लाइफ में आए, जेई देने के बाद जब तुमने एडमिशन लिया, तो तुम इसी ब्रांच में आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आया था। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आने के बावजूद तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीजें करनी है इन डेप्थ, स्पेशली लिनक्स वगैरह से रिलेटेड या रस्ट से रिलेटेड, जैसे कि तुम आजकल काफी ज्यादा करते हो। तो उधर कैसे तुम्हारा ध्यान गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ना करके इस डोमेन में जाना है? ये तुमने कैसे सोचा है, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तो जब एकदम ही जब जेडब्ल्यू और वो सब खत्म हुआ तो बीच में एक गैप था 2-3 महीने का। तो राइट। उसमें एक स्टैनफोर्ड का ऐसे ही घूमते घूमते आईओटी का कुछ मिल गया था कोर्स टाइप। तो वो देखा था, तो उसमें लिनक्स वगैरह चीज़ें बताई गई थी, तो वहाँ से लिनक्स सीखना चालू किया। और आईओटी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही आता है। तो राइट। एक linuxjourney.com करके एक साइट है। उस साइट पे कुछ लोगों के नाम नाम दिए थे, जैसे केन थॉमसन या रिचर्ड स्टॉलमैन। अब उनके बारे में स्टडी करते-करते ओपन सोर्स के बारे में कुछ पता चला। और फिर धीरे-धीरे ओपन सोर्स से मैं तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर रहा था, और फिर समहाउ वो चीज़ कंप्यूटर साइंस से काफ़ी मिल-जुल गई, तो टैग भी मिल गया कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये सब। बाकी मेन तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे भागते-भागते लाइन मिल गई थी। कुछ ओके। फिक्स नहीं था। तो तुमने क्या स्कूल लेवल पे कभी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, या ये फर्स्ट टाइम था कॉलेज में आके? स्कूल पे 7वीं-8वीं कक्षा में एचटीएमएल पढ़ाते थे। और सी हम्म। 10th 9th 10th में सी था। बस इतना ही ओके। पता था, बाकी तो नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं था इतना। ओके, तो सारा एक्सप्लोरेशन तुम्हारा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में चला है। हाँ। ओके, तो उस टाइम पे तुम सोच क्या रहे थे अपने बारे में, लाइक कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है या सॉफ्टवेयर में जाना है, जब ये तुम्हें आईओटी वगैरह भी मिल गया और ओपन सोर्स भी करने लगे? तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स परस्यू करके आईओटी वाली चीज में और ज्यादा जाया जाए या फिर कंप्यूटर वाली चीज में जाया जाए। तो उस समय क्या सोचते थे, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा जो थिंकिंग तो था वो क्या था? हाँ, तो सीन ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर, पहले 4 सेमेस्टर ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन में रियल हार्डवेयर को छूने का मौका नहीं मिला कभी भी। बिल्कुल। तो उस चक्कर में आईओटी से थोड़ा दूर रहने का भी अपने आप ही हो गया। और हम्म। सब कुछ जो चल रहा था सॉफ्टवेयर्स के साथ ही चल रहा था, तो धीरे-धीरे फिर उसी डायरेक्शन में दलदल में फँसते गए और आगे इसी के अंदर। कुछ फिक्स नहीं था, और पहले से भी मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में ही जाएँगे। और हम्म। ये भी है कि मेरा बर्थडे बिल गेट्स के साथ आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के पीछे एकदम भाग रहा था। अचानक लिनक्स नाम की चीज़ थी, जो माइक्रोसॉफ्ट को बदनाम कर रही है बैठ के, मतलब लिनक्स कम्युनिटी। तो स- थोड़ा उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाग गया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में बदल गया। मज़ा आने लगा एक्सप्लोर काफी करने में। काफी रोमांचक और ड्रामेटिक कहानी तो रही है तुम्हारी। हाँ, काफी बहुत। अनयूजुअल टू दोस्त जो कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जैसा कि यूजुअली लोगों का होता है।
ठीक है, तो तुम्हारी बेसिकली लर्निंग ऐसे रही फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, ये सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने और भी कोई डोमेन्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की जैसे कि लोग करते हैं, सीपी, डीएसए एंड वेब डेव एंड ऑल दोस थिंग्स, या तुम्हारा इंटरेस्ट उस समय लिनक्स और आईओटी में एकदम स्टिक हो गया था? तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो लिनक्स में एक ग्रुप हुआ करता था व्हाट्सएप का, तो उस बेफिक्रा कम्युनिटी करके कोई है, तो उनके ओके। ग्रुप में एक दो लोग थे और लिनक्स का पूरा ग्रुप था डेडिकेटेड, तो उसमें वो लोग बहुत ही हाई लेवल बातें करते थे, उनको पढ़ता था और फिर कुछ भी ऐसे रैंडम कभी-कभी गूगल कर लिया, कुछ नहीं समझा तो छोड़ दिया, तो ऐसे चल रहा था। और साइड बाय साइड लैंग्वेज एकदम नया था मैं इस फील्ड में, तो मैं लैंग्वेज सीखने के लिए हैकर रैंक पे जाके कुछ वो सी के वो नहीं आते चैलेंजेस, या या मतलब सी सी प्लस प्लस के वो करने लगा। फिर धीरे धीरे पता चला डीएसए और सीपी कर भी कुछ कुछ होता है, तो सीपी करते करते एक दो सेमेस्टर, पहले दो सेमेस्टर मैंने कोड फोर्सेस पे बिताए, कोड शेफ पे बिताए। पर फिर एक टाइम आया कि जब ये ओपन सोर्स के अंदर फिर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और वहाँ पे फिर वेट बढ़ गया, तो चेंज हो गया। पर मैं टेक स्टैक वाइज बताऊँ तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट, क्योंकि लाइक यूट्यूब पे तुम ऐसे ही सर्च करो तो तुम्हें सबसे पहले वीडियोस मिलती है या तो एमएल की या तो वेब डेव की। और वेब राइट। डेव एचटीएमएल सीएसएस वाला था जो स्कूल में भी पढ़ते थे, तो लगा कि स्कूल वाला ही है कर लेंगे, तो वो वाला ट्राई किया। ऐसे वेब डेव और सीपी, तो पहले 2 सेमेस्टर तो इसी के ऊपर निकल गए। ओके, 2 सेमेस्टर तो सिंपल रहे होंगे तुम्हारे लिए, लाइक ऐसा कुछ उसमें बहुत ऊपर हुँ। नीचे नहीं हुआ होगा, बट हाँ तीसरा सेमेस्टर आई गेस तुम्हारे प्रोफाइल को देख के कोई भी कह सकता है कि काफी कुछ उसमें आने वाला था। तो तीसरी सेमेस्टर की कहानी स्टार्टिंग से तुम खुद अपनी ही जुबानी बता दो कि जो होने वाला था आगे, वो उतने सारे ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशंस, हैवी हैवी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में, उस तरफ तुम कैसे डेविएट हुए? तो हेवी कंट्रीब्यूशंस तो बाद में, पहले तो एकदम बेसिक कंट्रीब्यूशंस थे, हैक्टोबर फेस्ट करके जो आता था, तो सबसे हम्म। पहला हैक्टोबर फेस्ट किया। वो मतलब बाय चांस पहले ही हैक्टोबर फेस्ट में एक ऑर्ग थी टेनेट कोडिंग करके, तो उन्होंने मेंटर बना दिया, क्योंकि मेरे पहले से कंट्रीब्यूशंस आ रखे थे कुछ, तो उन्होंने ओके। मेंटर बना दिया। तो वहाँ से ही पता चला कि ये सब ओपन सोर्स में ये गिट कैसे चलाते हैं, गिटहब कैसे चलाते हैं, क्योंकि जब दूसरों की कंट्रीब्यूशंस देखते हो वो पूछेंगे तो उनको जवाब देने के लिए भी कुछ गूगल करके उनको बता दिया। ऐसे ही राइट तो राइट। ऐसे सीखने का मिल गया। और और तब तक जीसॉक की भी कुछ हवाएं उड़ चुकी थी किसी दूसरे कॉलेज से कि भाई जीसॉक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कर लेते हैं उनकी वो तो बड़ी बड़ी बात अक्टूबर है। आते ही पूरा उसका हवा चलने लगता है। हाँ, हाँ। तो उन सब हवा में भी ढह गए थे। और एक दिसंबर में ट्रिपल आईटी कल्याणी अपना एक प्रोग्राम चलाता है विंटर ऑफ कोड करके, तो उसके अंदर अच्छा। जब मैं देख रहा था, और तब वो टाइम था कि अब वेब डेव और ये अपना एमएल दो बहुत टॉप पे था। जैसे आज हम्म। के ज़माने में बोले तो एआई, एकदम एआई और वेब थ्री ये दोनों एकदम या टॉप की या टेक्नोलॉजीज, हर लिंक हम्म। दूसरी लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर होती है, तो वैसे उस ज़माने में एमएल और वेब था। तो उसके प्रोजेक्ट्स बहुत थे कल्याणी में, पर एक प्रोजेक्ट एकदम अलग था कंपाइलर्स के ऊपर। और कंपाइलर्स अच्छा। का मुझे इतना कुछ आइडिया था भी नहीं, पर मैंने बस सुना था कि ये केन थॉम्सन है, उन्होंने गूगल में गो लैंग्वेज बनाई थी, तो हम्म। कंपाइलर्स का थोड़ा बहुत रहता था, बीच-बीच में आ जाता था। तो ओके। उस कल्याणी के प्रोग्राम में एलएलवीएम कंपाइलर्स करके एक प्रोजेक्ट था उनका, वो हम्म। जॉइन किया। तो में जो मेरे मेंटर थे उनके साथ कभी भी ऐसे कॉल वॉल तो नहीं, बट सिर्फ चैट से ही बात हुई है। और हमने चैट के थ्रू ही बात करते करते एक कंट्रीब्यूशन लगाया था फाइनली 3 महीने बाद, पूरा कंपाइलर थियरी सीख के। पूरा तो नहीं ओके। सीख, ऑब्वियसली कोई नहीं सीख पा रहा, पर जितना भी सीखा और उसमें से एक कंट्रीब्यूशन एलएलवीएम में लगा, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस टाइम के लिए मेरा वही था, एलएलवीएम में कंट्रीब्यूट करना। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे समझ आ गया कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए अ, सिर्फ मेटा स्किल्स की ज़रूरत है। टेक्निकली तो तुम पढ़ लिख के भी समझ जाते हो प्रोजेक्ट को, और हर प्रोजेक्ट हम्म। अपने आप में अलग होता है। फिर राइट। जो भी प्रोग्राम्स आते गए, अप्लाई करते गए, होता रहा कुछ ना कुछ। ओके, तो फिर हाँ, ये ट्रिपल आईटी कल्याणी वाली चीज जो काफी तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट रही होगी बेसिकली उस समय, क्योंकि द खुद छोटे मोटे ओपन सोर्स तुम करते रहे होगे, उसके बाद से तुमने एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया एक मेंटर के साथ बैठ के पूरा। हाँ। तो फिर उसके बाद तुमने लाइक यही जीसॉक आने वाला जो था, तो हुँ। फिर उसकी तैयारी कैसे शुरू की जब उसके बारे में सुना? तो
स्टेप वाइज जो भी एक कैसे कैसे होता है कि लाइक उसके ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, प्रोजेक्ट्स को देखा, एंड कैसे कैसे वो सारा काम किया, वो थोड़ा ऑडियंस को बताओ। तो सीन ये था कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, उसमें भी थोड़ा ड्रामा था कि जब मैंने एलएलवीएम पे एक कंट्रीब्यूशन कर रखा है, तो मैं हम्म। मेरा सोचना ये था कि मैं जीसॉक भी एलएलवीएम पे ही करूँगा। पर अच्छा। प्रॉब्लम ये हुई कि जीसॉक 2022 मेरा फर्स्ट टाइम करने का वो इरादा था, और उसी हम्म। साल उन्होंने अनाउंस करी कि अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा। प्रोफेशनल्स के लिए भी हो गया, हाँ। प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो अभी प्रॉब्लम ये कि कंपाइलर का एकदम बिगिनर लेवल का नॉलेज है मेरे पास, और इंडस्ट्री में लोग भरे पड़े हैं। मतलब राइट। एलएलवीएम पे ऐसा था कि एएमडी जो कंपनी है, उनके एम्प्लॉइज़ मोस्टली एलएलवीएम पे कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलरली। ओके। तो ओके। अब अब मैं सेकंड ईयर में उनके साथ कॉम्पीट करने लायक इतना मेरा नॉलेज था नहीं, और जब मैंने हम्म। एलएलएम के जैसे प्रोजेक्ट्स पढ़े, समझ आ गया कि अभी ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है, अभी ये टाइम नहीं है। तो राइट। तुरंत मैंने स्विच मारा। एक और कंपाइलर का प्रोजेक्ट था, जीफॉस करके एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, ग्रीक फॉसोलॉजी। तो ओके। जीफॉस में वो प्रोजेक्ट देखा और उसके लिए एक प्रपोजल बनाया था, और साथ ही साथ एक लिनक्स प्लस ये वेब डेव फ्रंट एंड टाइप, हम्म। जैसे जेनकिन्स में एक पाइपलाइन बनानी थी ओके। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डेटा विजुअलाइजेशन की। तो वो ओके। थोड़ा बहुत समझ आ गया था, और वो जावास्क्रिप्ट से, मतलब वेब डेव्स का था, मोस्टली वेब डेव और बाकी शेल स्क्रिप्टिंग। तो ओके। वो सन था। तो मैंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करी थी, और सिर्फ 2 प्रपोज़ल्स बनाए थे उस टाइम पे, और डाल दिया था। और फिर समहाउ गूगल कैसे चूज़ करता है वो तो सबको, मतलब साइट पे मिल जाएगा। उनका एक एल्गोरिदम है चूज़ करने की, एल्गोरिदम तो नहीं पर पॉलिसी है चूज़ करने की, और हम्म। रैंकिंग जो करते हैं प्रपोज़ल्स मेंटर अपनी, तो उस हिसाब से फिर अपने को प्रोजेक्ट अलॉट होता है, तो मुझे सन वाला अलॉट हो गया था। ओके। बट इसमें भी जैसे हम और स्टेप्स में घुसना चाहेंगे, लाइक सबसे पहले तो जब तुमने देखा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ये प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में तुमने पढ़ा, लाइक जैसे तुम्हें हुँ, पढ़ते ही समझ में आ गया कि जो कंपाइलर्स वाला एलएलवीएम वाला एक प्रोजेक्ट है, वो तुम्हें काफी दिक्कत होगा उस टाइम पे करने में, एंड कंपेरेटिवली इंडस्ट्री में ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो जो प्रोजेक्ट जिन जिन पे तुमने प्रपोजल तैयार किया था फाइनली, वो हुँ, तुम्हें हुँ, कैसे फील हुआ कि हाँ ये मेरे ही प्रोजेक्ट्स है, ये इसमें मेरा सिलेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा है। एंड एक चीज एक और होती है, लाइक कि लोग थोड़े पहले से कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली जनवरी में स्टार्ट होता है गेस ये हुँ। प्रपोजल वाला सारा प्रोसीजर, बट लोग स्टार्ट कर देते हैं अक्टूबर नवंबर से ही। तो क्या तुम्हारा भी केस वैसे ही था? अगर था तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये, हाँ ये प्रोजेक्ट भी प्रपोज होगा जीसॉप में 2022 में? तो सीन ऐसा था कि दिसंबर तक ऐसा कुछ जीसॉक है, वो एक पता है कि एक प्रोग्राम आने वाला है, पर उसको राइट। लेके इतना सीरियस नहीं था कि उसके अंदर जाएँगे ही जाएँगे, तो इतना नहीं सोचा था। बस ओपन सोर्स की फिलॉसफी अच्छी लगती थी, तो कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट उठाया, उसके अंदर जाके घुसा, ट्राई किया, और बीच में ये कल्याणी वाला तो चल ही रहा था, तो हम्म। उसके लिए थोड़ा बहुत इधर-उधर देखता रहा, छोटी-मोटी चीज़ें। और वेब अच्छा। डेव का तो इतना बेसिक पता था, और बेसिक कंट्रीब्यूशंस चल रहे थे। तो जैसे ही ओके। ये जीसॉक का टाइम धीरे-धीरे आया, अनाउंसमेंट्स आने लगी, लोगों के लिंक्डइन पोस्ट दिखने लगे, तो हम्म। पता चलने लगा कि कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो एक सर्किट वर्क्स करके भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, हाँ तो हाँ उसमें हाँ। थोड़ा बहुत ट्राई किया, पर उसमें अच्छा। बहुत, मतलब बहुत फ्रंट एंड के इश्यूज़ थे, और लोग काफ़ी थे, लाइक भीड़ थी, सब वहाँ कोई भीड़ वही काफी कर रहा ज्यादा था। होती है, right? तो वो भी वैसे देखा, पर मतलब इश्यू आज जैसे ओपन किया किसी ने, तुरंत असाइन हो जाता था, तो ऐसा कुछ हम्म। सॉल्व करने के लिए time ही नहीं। और खुद से प्रपोज़ एक मैंने इश्यू किया था, पर मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली कि अभी क्या उसका स्टेटस है। पर एक खुद से प्रपोज़ किया था, पर फिर बीच में सर्न का पड़ा, तो सर्न का एक इंटरनल वर्कफ़्लो ऐसा है कि वो पहले मेंटर्स जो है, वो फ़िल्टर कर देते हैं, और उसके बाद प्रपोज़ल्स भेजते हैं हम लोग। तो ऐसे उसमें प्री कंट्रीब्यूशंस तुम्हें उस टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे तो ही लेंगे, ऐसा तो मोस्टली कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं होता है। प्रपोज़ल का ओके। मेन मोटिव ये है कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए, और उस सॉल्यूशन को अप्रोच करने का टूल्स या फिर कुछ भी रिक्वायर्ड जो भी रोड मैप होगा, तो वो सही से लिखा है कि क्या सीन है। टेक्निकली वो इवैल्यूएट करते हैं, और उस बेसिस पे फिर देखते हैं कि क्या उसमें कोई प्रीवियस कंट्रीब्यूशन लगा रखे हैं कि
कैसा है। तो ऐसे सर्न का प्रोजेक्ट पता चला था। और दूसरा जो जीफॉस वाला था, उसका सीन ये था कि कंपाइलर थियरी थोड़ी बहुत अब पता चल गई थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो टेक्निकली हर एक प्रोजेक्ट का अपना अलग-अलग होता है। तो वो तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट है कि नहीं है। मतलब सब कुछ जानना तो इम्पॉसिबल है, पर एटलीस्ट 60-70% भी पता है कि कैसे होगा, तो बहुत है इतना। ओके। एंड एक और चीज, जैसे तुमने जब पढ़ा होगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो मेंटर्स से कैसे तुम्हारी बात होनी स्टार्ट हुई? क्योंकि मेंटर्स को, वो लोग काफी बिजी होते हैं, और तुम्हारे से काफी लोग ऑलरेडी वो वहाँ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन अपना बनाना चाह रहे हैं। तो तुम कैसे मेंटर से पर्सनली उतने टच में आ पाए कि मेंटर तुम्हें पहचान पाया या देख पाया कि हाँ, ये बंदा है, ये काफी इंटरेस्टेड है, इसके पास अच्छे आइडियाज है, ये कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है प्रॉपरली अमॉन्ग्स द क्राउड ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल? तो वो चीज कैसे, मेंटर से जान पहचान अच्छी कैसे हो पाती है किसी एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में? तो मेंटर से जान पहचान अच्छी होने का दो तरीका है। या तो बहुत पहले से ही कंट्रीब्यूट करो, ताकि जैसे बार बार अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उनको भी हम्म। नज़र में आ जाएगा कि ये कोई यूज़र है जो एक्टिव है अपने प्रोजेक्ट पे। तो एक तो ओके। ये तरीका है। और ठीक है। दूसरा तो ऐसा है कि जैसे मेरे केस में ये था कि सर का एक इंटरनल राउंड होता है कि उसमें आपको वो टास्क देते हैं, आप वो टास्क कंप्लीट करो। तो वो ओके। टास्क उनकी डेडलाइंस भी है कि आप इस तारीख के पहले मेंटर को कांटेक्ट नहीं कर सकते और इसके बाद भी नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट जिस ओके। दिन वो खुला था डेडलाइन, तो हम्म। मैंने उसी दिन सर वाले मेंटर को मैसेज किया था एंड उन्होंने लकीली तुरंत ही रिप्लाई किया था। तो वो लक फैक्टर है कि अगर रिप्लाई नहीं हम्म। आया तो क्या करेंगे? क्योंकि वो हो राइट। सकता है बहुत सारे लोग अगर मैसेज करने लगे तो रिप्लाई ना भी कर पाए। हाँ, पर वहाँ बिल्कुल। वहाँ पे लक फैक्टर काम करता है कि भाई रिप्लाई आ गया था। ओके। तो डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ओके। या हाँ, गो है। अ, ये अ, अगर तुम जितना जल्दी ट्राई करो, तो ऐसा करो कि रिप्लाई नहीं आता 2 दिन तक, तो फिर छोड़ दो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर फ़ोकस रख लो। बाद में आता है तो फिर दोनों में से चूज़ कर लेना। पर अगर नहीं आ रहा 2 दिन ऐसे ही, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जल्दी ट्राई करो, ताकि अगर सही में घिसो की करना एंड गोल है, तो हम्म। मतलब ट्राई करो उस प्रोजेक्ट पे डालने का। अगर रिप्लाई नहीं आता तो दूसरा ले लो, उसको छोड़ दो, क्योंकि नहीं आएगा एक बार नहीं आया तो। हम्म। जो प्रपोजल तैयार किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताओ, लाइक कितने पेजेस का होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हो रहते हैं, एंड उसका कोई, मतलब पहले से कुछ सैंपल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से या नहीं? मतलब वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स में करेंगे, कितना ज्यादा करना है, कितना डिटेल करना है, कोई प्रोसेस को चार्ट्स वगैरह यूज करने होते हैं कि नहीं? तो वो प्रपोजल का पूरा प्रोसेस बता दो कि कैसे कैसे एक अच्छा प्रपोजल तैयार कर सकता है कोई। प्रपोज़ल तो यार ऑर्ग टू ऑर्ग डिपेंड करता है। कोई ऑर्ग ओके। तुम्हें पहले से टेम्पलेट देता है, कोई नहीं देता है। पर मोस्टली नहीं देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ खुद ही बना लो, जैसे भी बनाओ। हम्म। मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि तुम इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करोगे, वो बताना है। तो ओके। हर प्रोजेक्ट का अपना अलग होगा। फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ इतना मैटर नहीं करता, उनको टेक्निकल डिटेल्स ही चाहिए। लंबा पेज करना है या छोटा, जैसे किसी का 6 पेज का हो रहा है, वो 8 करने के लिए अपना मोटिवेशन डाल देंगे, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। उससे हम्म। इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो मेंटर होगा, वो पढ़ पढ़ पाना चाहिए और बोर नहीं हो जाना चाहिए। ओके। तो इतना सा होना चाहिए, और उसमें बस जो प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा बताओ, अच्छे से बताओ। बाकी तो हम्म। वो लोग शायद देखते भी नहीं इतना टाइम, क्योंकि दिन में कितने लोग भेजेंगे प्रपोज़ल अब, हर किसी का हम्म। वो देखेंगे, पता चलेगा। अब मेरे बारे में ही मैं लिखे जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट का तो पता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रपोज़ल राइट। एकदम अपने बारे हम्म। में एक टेबल बना लो, नेम, गिटहब आईडी, कहाँ हम्म। से वो घंटे दोगे, और हम्म। फिर पूरा लिख दो। और लास्ट में एक बस एक पैराग्राफ लिख देना कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, मुझे ये आता है और मज़ा आ रहा है। तो मैंने पहले इतना, ओके। हाँ हाँ, और पहले से कोई कंट्रीब्यूशंस कर रखे हो उस टेक्नोलॉजी में या उस प्रोजेक्ट में, तो लिंक सेट कर दो, बहुत इतना। ओके। और मैं टेक्निकल डिटेल? हाँ हाँ, बोलो। एवरेज एवरेज बस 8 से 10 पेज बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा का बनाओगे तो मतलब उस अगर यूजलेस ही फ़ोटोज़ है, होगा। हाँ, अगर फ़ोटोज़ ऐड करें तो फिर ठीक है, ज़्यादा हो सकता हम्म। है, बाकी
चलता है, 8 तो बहुत है। ओके। तो टेक्निकल डिटेल्स तो ऑब्वियसली वही बता पाएगा जो एक दो महीना उस पर अच्छा से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर चुका हो, एक एक फाइल्स को यस। खंगाल के देख चुका हो। हाँ, और ओके। कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा गुड फर्स्ट इश्यूज ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इशू को गुड फर्स्ट इशू का तो बस एक आदमी लेबल देता है, उसके लिए वो गुड फर्स्ट हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी होता है। राइट तो राइट। रैप खुला है, कोई भी इशू जाके देख लो, पढ़ लो, हम्म। समझ लो। समझ आता है तो कर दो, क्योंकि गुड फर्स्ट इशू सिर्फ उसके भरोसे रहना तो बिल्कुल गलत काफी बात है। मुश्किल रहता है, लाइक ये बात हम खुद भी ऑब्जर्व किए हैं कि हम जब ट्राई करते हैं किसी प्रोजेक्ट में गुड फर्स्ट इश्यूज खोजने के, तो या तो बहुत कम होते हैं, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स में, या तो जो होते हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं। तो इस कारण हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टिंग में हम सोचे थे कि यहाँ तो कोई मेरे लायक इशू बचा ही नहीं है, तो लेट्स लीव दैट प्रोजेक्ट। जबकि हाँ, उसमें कुछ हाँ, अच्छे कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे मीडियम लेवल के, तो आई कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू दोज इश्यूज एट दैट टाइम, जो कि हम छोड़ दिए। तो ये एक पॉइंट तुमने अच्छा कहा कि वो भी जाके देखना चाहिए, ट्राई करना हुँ, चाहिए। ओके। एंड ये प्रपोजल इज जस्ट लाइक रेज्यूमे कि क्रिस्प ही रखो, कुछ भी आलतू फालतू चीजें मत डालो, कि हाँ। बंदा के पास बहुत कम टाइम है, वो जैसे रेज्यूमे देखने के लिए काफी कम टाइम होता है, उसी तरह प्रपोजल। हाँ, हाँ, एकदम, क्योंकि वो सालों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो मेंटर है वो, हम्म। तो उसको पता है कि क्या-क्या होने वाला है इसके अंदर और क्या हो सकता है। तो ज़्यादा एकदम, आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया आज, तो उससे भी बना दोगे, तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि चैट जीपीटी नई इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए है ही नहीं। वो तो जिस राइट। पे ट्रेन किया है वो वही जिस पर बताएगा। ट्रेंड है। या। अब वही तो, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया तुम्हें और तुमने यूज़ करो, लैंग्वेज अच्छी रखने के लिए यूज़ करो, कोई बात नहीं, पर हम्म। जो टेक्निकल डिसीजंस लेने हैं वो तो खुद ही इंसान ही लेगा। हम्म। टेक्निकल चीजें अपने दिमाग से लिखो, और जो हाँ, फ्रेम करना है ग्रामर सेंटेक्स, वो तुम हाँ, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। राइट, ये वो बात तो तो सही है। तुम्हारा ये आया एक्सेप्टेंस लेटर, तो आई गेस उस समय तो तुम्हारा समर वेकेशन से स्टार्ट हो गए होंगे, जो 2 महीने के रहते हैं एट द हाँ, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हाँ, हाँ, ओके। तो पूरा समर वेकेशंस जम के कंट्रीब्यूशंस तुमने किए होंगे। हाँ, मज़ा तो आया। ओके। और पहली बार उस, या और उस टेक्निकल। दौरान ऐसा कुछ था कि लाइक बीच में ऐसा लगा था कि ये प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, इससे आगे कैसे बढ़े, कहीं पूरा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ लगा था किसी पॉइंट पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा मेंटर होता है, उससे तुम्हारी मीटिंग्स होती है। तो जैसे मान लो कि इस वीक तुमने कुछ काम किया, अब हम्म। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, तो वो तुम मेंटर को बताओगे कि यहाँ-यहाँ पे कुछ दिक्कत है, नहीं हो रहा। तो फिर वो आगे तुम्हें या तो गाइड कर देंगे, या तो वो खुद तुम्हारी हेल्प भी कर देते हैं, तो इतना कुछ इश्यू होता नहीं है। मतलब मोस्टली हो जाता है। काम मेरे केस स्विफ्टली में तो चलते रहता है। वो इंक्रीमेंटल होता है, तो एकदम ही एक दिन में बैठ के पूरा नहीं बनाना है, तो 2 महीना आराम से लो, समझोगे हम्म। काफ़ी कुछ। वो हो जाता है, धीरे-धीरे सब कर लेते हैं। हाँ, इस पॉइंट पे तुमने एक और ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटी क्रैक की थी, C4GT। वो हाँ, कैसे पिक्चर में आया जीसॉक के होते हुए उस टाइम पे, उसके बारे में थोड़ा बताना। तो C4GT का सीन ऐसा था कि टीसोक के लिए हम्म। मैंने पहले ही बताया कि एक कॉलेज में वाहवाही हुई थी किसी की, तो उनको मैंने एक बार मैसेज भेजा था। तो ओके। ऐसे मैसेज में, लिंक्डइन पे मैसेज भेजने के लिए तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ता है ज़बरदस्ती। हम्म। तो वो राइट। फॉलो लिस्ट में थे पहले से, और उनका उनका ही मैंने लिंक्डइन पोस्ट देखा था कि हम्म। C4GT करके कोई प्रोग्राम है। तो मैंने फिर वो प्रोग्राम के बारे में देखा, तो वो भी अच्छा खासा था, और काफ़ी कुछ अच्छा लिखा था उस ब्रोचर में। तो ऐसे ओके। उसमें उसका डिस्कॉर्ड सर्वर था, तो वो जॉइन किया, और फिर हम्म। धीरे-धीरे पता चला कि क्या पर्क्स, बेनिफिट्स है, और क्या प्रोग्राम का मोटिव है। तो वो प्रोग्राम में भी ऐसे धीरे-धीरे कंट्रीब्यूशंस चालू किए, और उसमें जो मेंटर होने वाले थे और जो बाद में हुए भी थे, तो हम्म। उनका टेक्निकली काफ़ी अच्छा ग्रास्प था, तो उनका ऐसे ही प्रोफाइल देख के भी अच्छा लगा था, तो बस वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया था 2-3 बार। ओके। तो C4GT का भी प्रोसेस जीसॉप के तरह ही होता है कि इनिशियली आप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशंस करते हैं, देन प्रपोजल होता होगा, हाँ, फिर ऑलमोस्ट इंटरव्यू भी डीसी। होते हैं क्या? अभी तो उनके, हाँ, इंटरव्यू होता है, C4GT में होता है।
उनका ओके। हर बार ऐसे अभी तक तो 2 बार ही प्रोग्राम हुआ है, तो हमारे वक़्त पहला कोहॉर्ट था उनका, सबसे पहली बार हो रहा था। ओके। अभी नेक्स्ट टाइम हुआ है तो कुछ प्रोसीजर्स चेंज हुए और वो आगे भी हो सकती है, तो वो तो हर बार का एक बस वेबसाइट गूगल सर्च मारो मिल जाएगा वेबसाइट पे। हम्म। राइट। तो इसी तरीके से सीफो जीटी भी आराम से क्रैक हो गया। तो उसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थे और किस टेक स्टैक पे काम किया था? तो वही बात थी कि कंपाइलर का कीड़ा अभी भी गया नहीं था, तो एक अच्छा। एक्स एडमिन करके प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसमें ऐसा करना था कि एक पूरा कोड जनरेटर बनाना था, एडमिन कोड जनरेटर। तो वो ओके। कंपाइलर के आगे पीछे था, तो एक वो पकड़ रखा था और एक हम्म। वापस वही रेगुलर वेब डेव। तो अब थोड़ा एडवांस, मतलब एडवांस क्या, रिएक्ट, अब सेकेंड ईयर का बच्चा एचटीएमएल से उठ के रिएक्ट पे आ गया था। तो ओके। वो रिएक्ट का ऐप ऐप था उनका नेक्स्ट जेएस पे। तो हम्म। तब तो पता नहीं चला कि ये नेक्स्ट जेएस है कि क्या है, बस रिएक्ट जैसा कोड था, तो वो क्लोन हम्म। करके 2-3 पीआर लगा दिए थे। बाद में हम्म। पता चला कि नेक्स्ट जेएस था। ओके। पर वही था, तो एक वो वेब वाला प्रोजेक्ट था और कंपाइलर वाला, और इसमें लकीली मैं कंपाइलर वाली साइड पे आ गया था फाइनली। ओके। तो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली जीसॉक पे भी चल रहे थे और इधर सीफो जीटी पे भी? हाँ, दोनों का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 10-15 दिन का गैप रहा होगा। जीसॉक 2022 तुम निकाल चुके थे, उसके बाद साथ साथ में सी फोर जी टी, जो कि कोड फॉर गोफ्टेक बेसिकली उसका जो फुल फॉर्म है, वो निकाल चुके थे। तो तब तक आई गेस ये समय हो चुका होगा अगस्त सितंबर तक। हुँ, अच्छा, तो अब अगस्त सितंबर हो गया था, तो उस समय स्टार्ट हो जाता है इंटर्न सीजन कॉलेजेस में एक्चुअली, जो 2 मंथ हाँ। से समय इंटर्न होते हैं। तो अब ये ओपन सोर्स तुम्हारे प्रोग्राम जो है उसके साथ कैसे क्लैश किए? और उस समय क्या तुम्हारा जैसे वरीज में भी होगा कि कंपनीज भी आ रही हैं, इधर कंट्रीब्यूशंस भी चल रहे हैं, एंड देन फिर उसके लिए अलग से पढ़ना भी पड़ता है, डीएसए पढ़ना हुआ, प्रैक्टिस करना हुआ, या फिर और भी कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ा, जैसे कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल्स। तो ये सारा जो क्लैश था उसको तुमने कैसे मैनेज किया? तो प्लेसमेंट का जो सीन था, तो ऐसा सुनने मिला था कि अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है और हम्म। आपके पास कुछ ढंग के प्रोजेक्ट्स है, तो इंटर्न लग ही जाती है। ठीक है। तो ऐसा सुनने मिला था और ओके। वो सुनने में ही रह गया। और फिर उसके बाद ऐसा था कि ये C4CD का जो प्रोग्राम था, तो वो जो ऑर्गेनाइज करवा रही थी ऑर्गेनाइजेशन समग्र गवर्नेंस करके, तो ओके। उन्होंने ही इंटर्न ऑफर कर दी। मतलब अच्छा। ऐसा था, वर्क फ्रॉम कैंपस इंटर्न दी, तो वो पूरे साल चलेगी। मतलब कभी भी कोई भी टाइम हो, समर, विंटर, कुछ भी, हम्म। वो इंटर्न चलेगी ही चलेगी। तो वो उठा ली। तो ओके। मैं जीटी और जीसॉक के बाद समग्र में वर्क फ्रॉम कैंपस इंटर्न बन गया। और वो मैं सितंबर से मार्च तक बना, 23 मार्च 23 तक। तो बस इतना मेरा इंटर्नशिप पीरियड था। और फरवरी में ऑफर आया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशंस का समर इंटर्न के लिए। ओके। जैसे नॉर्मल इंटर्नशिप सबकी होती है वैसे ही। हम्म। और हम्म। बस वो जो ये मैनेजर थे जिनका मैसेज आया था ये टेक्सास के लिए, तो उन्होंने कहीं से मेरा ब्लॉग पढ़ा होगा जीसॉक का, तो ओके। उधर से उनका मेल आया था। ओके। और फिर तब फ़रवरी में सोचा, मतलब उन्होंने सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, ऑफ़र लेटर भी आ गया, तो सोचा था कि टेक्सास जॉइन करेंगे। ओके। तो बेसिकली ये तुमने जो समग्र में इंटर्न किया, उसके लिए तुम्हें ज्यादा हाथ पाँव तो नहीं मारना पड़ा होगा, जो तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस रहे होंगे उसके बेसिस पे उन्होंने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया होगा। हाँ, हम 13 में से 3 या 4 लोग फाइनली गए थे, 3, 4 या ओके। 5। ओके। तो फिर उस दौरान जो भी एमएनसी कंपनीज आ रही होंगी, उसका तुम्हें हुँ। कुछ खास देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी उस टाइम? अ, हाँ, मतलब एमएनसी कंपनीज़ तो आ रही थी, पर इतना देखा नहीं था, या तो उनका पे कम था जैसे, तो कुछ में अप्लाई नहीं किया था और किसी में अप्लाई किया था, तो मैं एलिजिबल नहीं था कुछ कंपनीज़ के लिए। ओके। ओके। तो फिर ठीक है, ये मार्च तक हो गया। और जो टेक्सास का तुम्हें ऑफर आया था, वो तुम्हें ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस ऑफर था? ऑफ कैंपस था। ओके। ऑफ कैंपस उसका प्रोसीजर था सारा।
like हाँ, interviews and so guys, since the video was getting too long, I have decided कि इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट था in which you guys would have seen the journey of हर्षिल जानी in the year 2022 एंड जो सेकंड पार्ट है जो कि उसकी 2023 की जर्नी है वो कल आएंगे। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।